जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। ये हमारी जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही थी, सीरीज नंबर ये 4 है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय संविधान बना, तो भारतीय संविधान के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, है ना। कि भारतीय संविधान बना तो इसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, यानी कि जो संवैधानिक ढांचा है, इस ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ये पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो 1919 का जो अधिनियम था, या कहें कि 1919 का भारत शासन अधिनियम और जो 1935 का जो भारत भारत सरकार अधिनियम, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनको इसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इन अधिनियमों के अंदर ही कहीं ना कहीं जो भारत का जो आज ढांचा देखने को मिलता है, या कहें कि जो ढांचा देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं यही निर्मित होने की यहाँ शुरुआत हो जाती है। तो देखें, ये हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सके। ये जो जानकारी है, ये ऑथेंटिक जानकारी है। अब देखें कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, तो जो ये अधिनियम है, ये जो कि 1921 के अंदर लागू हुआ था। ये भारत जो कि 1921 के अंदर लागू हुआ था। इस जो जो 1919 का अधिनियम है, इस अधिनियम को माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत के अंदर मांटेग्यू जो कि भारत के अंदर राज सचिव था। मांटेग्यू भारत के अंदर राज सचिव था। और जो चेम्सफोर्ड जो कि उस समय भारत का वाइसराय था। इन दोनों ने मिलकर भारत के अंदर जो प्रशासन, जो कि राजनीति है, या कहीं भारतीय जो शासन है, इस भारतीय शासन को सुधार करने की कोशिश की। इसलिए जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसको इनके नाम पर मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार कानून कहा जाता है। अब देखें कि जो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसकी क्या विशेषताएं थी। इसकी विशेषताएं देखें तो जो ये अधिनियम था 1919 का, इसके अंदर जो केंद्रीय और जो प्रांतीय जो विषय थे, इनको अलग अलग बांटा गया। यानी कि भाई ये विषय पर जो कि केंद्र कानून बनाएगा, इन विषयों पर राज्य या कहेंगे प्रांतीय कानून बनाएगा। तो पहली बार जो कि हमको जो 1919 का जो अधिनियम है, इसी के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इन्हीं के अंदर जो केंद्रीय विषय को अलग बांटा जाता है और जो प्रांतीय विषय को अलग बांटा जाता है। और कहीं ना कहीं जो केंद्र पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतों के अंदर प्रांतीय विधायक जो कानून बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बंटवारा हमको जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसी के अंदर देखने को मिलता है। और आज का जो भारत है, इस भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं जो कि ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। अब देखिए कि दूसरा ये है कि जो केंद्र की जो सूचियां हैं, या कहें कि केंद्र सूचियों में, भाई जो केंद्र की सूचियां हैं, उनके अंदर केंद्र कानून बनाएगा। इसी के साथ जो प्रांत की जो सूचियां हैं, उन पर जो प्रांतीय जो विधान परिषद है, ये प्रांतीय विधान परिषद कानून बनाएगी। ऐसे अधिकार जो विधान परिषद है, इन विधान जो कि प्रांतीय विधान परिषदों को भी अधिकार दे दिए गए कि जो प्रांतीय सूचियां है, इन प्रांतीय सूचियों पर जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद जो कि अपने कानून बनाएगी, खुद ही अपने कानून बनाएगी प्रांतों के लिए, प्रांतीय विधानसभाएं। तो यह व्यवस्था हमको कहीं ना कहीं जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ देखें कि हमने जो कहा कि भाई प्रांतीय विषय, इन प्रांतीय विषय पर प्रांतीय विधान परिषद कानून बनाएगी। तो इन प्रांतीय जो विषय थे, इन प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांटा गया। एक भाग तो कहा गया हस्तांतरित भाग, और दूसरा भाग कहा गया आरक्षित भाग। यानी कि जो प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतों के अंदर प्रांतीय जो विषय थे, इन प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांटा गया। एक तो
हस्तांतरित विषय, दूसरा की आरक्षित विषय। अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत जो कि प्रत्यक्ष रूप से शासन करे, ज़्यादा पावर देना नहीं चाहते थे अंग्रेज भारतीयों को, इसलिए उन्होंने ये जो कि व्यवस्था की। अब इसके अंदर जो हस्तांतरित जो भाग था ये ज़्यादा महत्व का नहीं था, ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर नियम कानून नहीं थे, या कहें कि ज़्यादा महत्व का ये नहीं था। अब जो ये ज़्यादा महत्व का नहीं था तो इसके अंदर जो कानून बनाने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधि थे, इन भारतीय प्रतिनिधि को जो हस्तांतरित कानून है इनके अंदर जो कि कानून बनाने के लिए जो कि भारतीय प्रतिनिधियों को भी पूछा जाता था, या कहें कि इनके अंदर जो भारतीय प्रतिनिधि है, ये भारतीय प्रतिनिधि जो कि कम महत्व के कानून थे, इन कम महत्व के कानून में बनाने के लिए भाग लेते थे। लेकिन जो आरक्षित जो कानून थे, आरक्षित कानून यानी कि भाई ये आरक्षित है, इन पर तो अंग्रेजी कानून बनाएंगे, तो इस आरक्षित जो कानून थे, ये आरक्षित कानून बहुत महत्वपूर्ण कानून थे, या कहिए बहुत महत्वपूर्ण जो कि भाग थे। अब जो ये आरक्षित कानून है, इस आरक्षित कानून पर जो गवर्नर है, इस गवर्नर की जो कार्यपालिका या कई कार्यपालिका जो परिषद है, इसके सदस्य ही जो कि शासन जो कि कहीं जो कि इनके लिए कानून बनाएगा। कहने का मतलब है इनके अंदर जो स्थानीय जो भारतीय हैं या कहीं जो भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि थे, उनको कहीं ना कहीं कम शक्तियां दी गई, जबकि जो अंग्रेज है वो अपने पास अधिक शक्तियां रखते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है उनको बनाने के लिए जो भारतीय प्रतिनिधियों को प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है उनके अंदर जो भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है ना। यह कहीं ना कहीं देखें कि जो अंग्रेज अपने को श्रेष्ठता साबित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद में देखें कि इसी अधिनियम में जो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना होती है, जो कि आज हम देखते हैं ये प्रत्यक्ष वोट प्रणाली। तो ये प्रत्यक्ष जो निर्वाचन व्यवस्था है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो हमको जो 1919 का अधिनियम है इसी के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही इसी के साथ देखें कि जो पहली बार कि प्रथम बार देश में पहली बार जो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं हमको जो 1919 का जो अधिनियम है इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर जो कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया जाता है, जो कि सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो कि यहीं हमारे स्थापित होता है। देखो, देश में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना कहीं इसी अधिनियम के तहत की जाती है, और यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया जाता है, जो कि कहें कि आज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे जो कि राज्यसभा और लोकसभा। इसके बाद में देखें कि जो सांप्रदायिक जो एक 1919 का कानून है, इस 1919 का कानून में अंग्रेजों ने भारतीयों को और अधिक बांटने का प्रयास किया, या कहेंगे फूट डालो और राजनीति करो कि जो कि इनकी जो नीति थी इनको अंदर इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या किया कि सांप्रदायिक आधार पर जो कि सिखों को अलग प्रतिनिधित्व चुनाव का अधिकार दिया। इसी के साथ ईसाइयों को, जो भारत में ईसाई रहे थे, उनको अलग प्रतिनिधित्व चुनाव दिया। इसी के साथ जो अखिल भारतीय है, इसी के साथ जो यूरोपीय थे जो भारत के अंदर रहते थे, उनको जो कि पृथक निर्वाचक अधिकार दिया। पृथक निर्वाचक अधिकार यानी कि जैसे कि सिख है, अब सिखों के अंदर कोई निर्वाचन के लिए कोई सदस्य खड़ा होगा तो केवल सिख समुदाय ही उसको अपने वोट देगा, या कहें कि उसको अपने मतदान देकर उनको चुनेगा। यानी यदि सिख समुदाय का कोई खड़ा हुआ है तो अब सिख सदस्य ही उसको निर्वाचन करेंगे, या सिख समुदाय उनको वोट देगा। तो ये जो कि कहीं ना कहीं जो कि भारतीयों की जो भारतीयता की जो भावना थी उसको कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंचाई, और जो कि सांप्रदायिक भावना को ज़्यादा इसने विकसित किया, जो कि आज भी हमको देखने को मिलता है। जो नींव यही पड़ी थी, जैसे कि
है ना। इसी के बाद में देखें कि जो 1926 है, 1926 में जो कि ये अधिनियम है, 1919 का जो अधिनियम है, इसी के तहत 1926 में जो कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यानी कि अधिकारियों की भर्ती के लिए, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यानी कि अधिकारियों की भर्ती के लिए जो कि 1926 में इस अधिनियम के तहत जो कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि केंद्रीय लोक सेवा यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बाद में जो कि 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में सीपीएससी 1935 के अधिनियम में सीपीएससी का नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया जाता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो आज भारत के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं वो इसी परीक्षा या इसी जो कि यही संस्था उनको कंडक्ट कराती है, यानी कि उनकी परीक्षा लेती है। तो कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की जो नींव है, यूपीएससी की नींव है वो सीपीएससी के रूप में जो कि 1926 में ही पड़ गई थी, लेकिन जो 1935 में इसका नाम बदलकर यूपीएससी कर दिया गया। हाँ, भले ही कुछ ढांचा में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन कहीं कहीं जो यूपीएससी है या कहेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी नींव जो कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में ही पड़ गई थी। इसके साथ देखें कि जो ये 1919 का अधिनियम है, इसी के अंदर पहली बार भारत के अंदर जो कि राज्य जो बजट है, इस राज्य बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। पहली बार 1919 के अधिनियम में जो कि राज्य का जो बजट है, इस राज्य को बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया, यानी कि केंद्र का बजट अलग, राज्य का बजट अलग, पहली बार जो कि इसी अधिनियम के अंदर किया गया। अब जो राज्य विधानसभाएं थी, ये राज्य विधानसभा भी अपने जो कि प्रांत था, अपना जो राज्य था, इस राज्य के लिए अलग बजट बना सकती थी। ऐसी व्यवस्था जो कि 1919 के अधिनियम के अंदर ही हमको देखने को मिलती है। इसके बाद में देखें कि इसके बाद में जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो कि अधिनियम आता है वो होता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और हमारे संविधान में इस अधिनियम से बहुत चीज़ें, बहुत प्रावधान वैसे के वैसे ही हमारा संविधान में ले लिए गए, और भले ही कुछ चेंज कर इस अधिनियम के अंदर कुछ चेंज कर जो कि बड़े प्रावधान थे, इन प्रावधानों के अंदर कुछ चेंज के साथ हमारे संविधान ने इसको स्वीकार कर लिया। अब देखिए कि ये अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी अधिनियम आए उन अधिनियमों में ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है ना, सबसे विशाल अधिनियम माना जाता है। अब देखिए कि इस अधिनियम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी, जैसे कि भारत के अंदर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, पूरे भारत को एक संघ के अंदर पिरोने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, या कहें कि प्रथम बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर जो देशी रियासतों को भी जो कि अपने प्रतिनिधित्व देने की बात यहाँ पर की जाती है 1935 के अधिनियम में। इसी के साथ देखिए कि जो ये 1935 का अधिनियम है, इस 1935 के अधिनियम में जो कि शक्ति को जो शक्ति थी इस शक्ति को 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि जो कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर जो कि शक्ति का बंटवारा किया जाता है। शक्ति का बंटवारा यानी कि जो पावर थी, जो केंद्र के पास जो पावर थी, उस पावर को अब जो संघीय सूची यानी कि जो कि केंद्र जो कि इस पर निर्णय लेगा, केंद्र इस पर कानून बनाएगा, जो कि केंद्र के पास जो कि 59 विषय थे, 59 विषय ऐसे थे जिन पर जो कि संघीय सूची यानी कि जो केंद्र इन पर कानून बनाएगा। फिर राज्य सूची के अंदर जो कि 54 विषय ऐसे थे जिन पर राज्य जो कि नियम कानून बनाएगा। इसी के साथ समवर्ती सूची में राज्य और जो कि समवर्ती सूची में संघीय सूची
और राज्य सूची, यानी केंद्र और राज्य मिलकर जो कि कानून बनाएगा। इनके अलावा एक प्रावधान ये रखा गया कि जो शक्तियां जो सूचियां जो कि संघ सूची में भी शामिल नहीं है, राज्य सूची में शामिल नहीं है और समवर्ती सूची में भी शामिल नहीं है, वो दे दी गई जो भारत का जो वायसराय था उस वायसराय के पास वो शक्तियां दे दी गई। जो वायसराय के पास शक्तियां दी गई वो न ही संघवर्ती सूची में था, न ही राज्य सूची में था, न ही समवर्ती सूची में था। उनको उन शक्तियों को कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां ये वायसराय के पास हुआ करती थी। इसी के साथ जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जो दलित है, दलित जो जातियां हैं या कि जो पिछड़ी हुई जो जातियां हैं जिनको दलित समझा जाता था, इन दलित जातियों को और जो महिलाओं को, दलित जातियों को और महिलाओं को, इसी के साथ जो मजदूर वर्ग था, दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को के लिए अलग अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कहीं ना कहीं हमको जो 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत ही देखने को मिलती है। इसी के साथ जो 1935 का अधिनियम है, इसी के अंदर जो भारतीय मुद्रा या कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। 1935 के अधिनियम में ही जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो कि मुद्राओं का देखरेख करता है, तो इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1935 के अधिनियम के तहत ही की जाती है। अब इसके साथ जो 1935 का अधिनियम है, इस 1935 का अधिनियम है जो कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी की स्थापना की जाती है, जो कि वर्तमान भारत में जितने भी बड़े अधिकारी पोस्ट है उनकी, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह, है ना, इस प्रकार की जो कि एग्जाम करवाते हैं या कहें कि एग्जाम लेने वाली जो संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना जो कि 1919 के अधिनियम में के तहत जो कि सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी 1926 में। अब इस सीपीएससी के अंदर कुछ चेंजिंग किया गया, इसकी जो कि कुछ बदलाव किया गया और इसके नाम में परिवर्तन कर सीपीएससी के नाम में परिवर्तन कर जो कि यूपीएससी रखा गया, है ना, यूपीएससी रखा गया, जो कि इस सेंटर की जगह जो कि संघीय कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के साथ कि देश के अंदर तो यूपीएससी की स्थापना की गई जो कि बड़ी पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसी के साथ देखें कि जो प्रांत थे, इन प्रांतों के अंदर भी प्रांतीय सेवा का गठन किया गया, प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि हर प्रांत के अंदर देखने को मिलती है। प्रांतीय सेवा आयोग गठन किया गया। साथ ही इसी अधिनियम के तहत कि अब एक से अधिक राज्य, एक से अधिक प्रांतों के लिए जो प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि प्रांतीय सेवा आयोग जो कि एक प्रांत के लिए है, और इसी अधिनियम के तहत जो कि संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों को मिलकर प्रांतों के अंदर जो कि सेवा जो कि चुनाव के लिए करती थी, या कहें कि जो अधिकारियों के लिए बनाई गई प्रांतीय सेवा आयोग, जिसके अंदर संयुक्त प्रांतीय सेवा आयोग, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रांत मिले होते थे। इसी के साथ इसी अधिनियम जो कि 1935 का अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत जो कि 1937 में भारत के अंदर जो कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि दिल्ली में की गई। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आता है जो कि 1947 का स्वतंत्र अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत भारत जो कि अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। साथ ही इसी के अंदर देखने को मिलता है कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, और इसी अधिनियम के तहत जो कि भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब जो अगली हमारी जो सीरीज होगी, सीरीज नंबर 5, या कहें कि संवैधानिक ढांचा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 5, उसके अंदर देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।